हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन आई के बचे हुए पोर्शन की। कल हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वाली क्लास में, दैट वाज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या था हमने डिस्कस किया था? दिस इज़ अ बैंड ऑफ 7 कलर। जो 7 कलर का एक कलरफुल बैंड मिलता है हमें, जिसमें सीक्वेंस रहती है विबग्योर। इसमें बताया भी गया था कि विबग्योर का मीनिंग क्या होता है। विबग्योर का हर एक अल्फ़ाबेट एक इंडिविजुअल कलर को रिप्रेजेंट करता है। वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर का यही ऑर्डर रहता है, जिसमें वॉयलेट सबसे ज़्यादा बैंड होता है, सबसे नीचे होता है। रेड सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम बैंड होता है, और ये सबसे ऊपर होता है। यहाँ से आप एक फॉर्मूला देख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा छोटी होगी, उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। इसीलिए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है। अगर आपको समझना है कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, वो आप इस स्पेसिफिक डायग्राम से समझ सकते हो। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट हुई, और ये फाइनली एक बार और रिफ्रैक्ट हुई, तो ये एमर्जेंट रे कहलाएगी। अब अगर हमें ये देखना है कि फाइनली कितने डिग्री पर वो लाइट जो है वो लाइट रे बैंड हुई है, तो ये इंसिडेंट रे को आप आगे बढ़ाओ। अगर ये बैंड ना हुई होती तो ये सीधी ऐसे जाती, और फाइनली बैंड होके जो हमें रे मिली है वो ये है, इसको पीछे ऐसे बढ़ाओ। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि फाइनली जो वो रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितने डिग्री पर बैंड हो गई है। अब इसके बाद बात हम कर लेते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट की। अगर हमने जो प्रिज्म लिया है उसके अपोजिट में हम उतने ही साइज का, उतना ही सिमिलर एक प्रिज्म दूसरा रखते हैं, लेकिन उसे रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे, तो ये जो 7 कलर में लाइट स्प्लिट हुई है ये वापस से रिकम्बाइन हो जाएंगे और एक सिंगल वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें वापस से देखने को मिल सकता है कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। इसके बाद प्रिज्म की बात करें, ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मेन है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है इस वाले एंगल को, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। एंगल ऑफ डेविएशन की हम बात कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंगल ऑफ डेविएशन, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में भी आपको रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ये दोनों कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। लिखा गया है 3 फिनोमिना आर इन्वॉल्व इन द रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्सन आपको पता ही है, लाइट का 7 कलर में बैंड होना। एक्चुअली रेनबो फॉर्मेशन होता क्या है, जब कभी भी बारिश के बाद सनलाइट नज़र आ जाती है, तो वो जो सनलाइट है वो हमारा थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, तो उन वाटर ड्रॉप्स वो प्रिज्म की तरह काम करती है। तो उनसे जब भी सनलाइट पास होगी तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होगी, डिस्पर्स होगी, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि उस ड्रॉप के अंदर ही लाइट अंदर जाके फिर एक बार घूम के वापस से बाहर निकलती है 7 कलर्स में। तो क्योंकि इसमें इंटरनली रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो 3 फिनोमिना एक साथ होता है, तब जाके रेनबो फॉर्मेशन स्काई में देखने को मिलता है। ये यहाँ पे दिखाया गया है रेनबो फॉर्मेशन। ये लाइट आई, यहाँ पे ये बैंड हुई, यहाँ पे डिस्पर्स हुआ और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ, और यहाँ से इस तरीके से 7 कलर में डिस्पर्सन हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से रेनबो फॉर्मेशन होता है, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है कि हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर में जो एयर पार्टिकल्स हैं उनकी नंबरिंग अलग अलग है, तो दैट्स वाई दे बिहेव्स लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट मीडियम। तो जब कभी भी लाइट इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से आएगी, तो वो इन लेयर्स के थ्रू, इन एटमॉस्फेयर की लेयर्स के थ्रू बैंड हो जाती है। तो जब एटमॉस्फेयर की इन लेयर्स के थ्रू बैंडिंग होगी या रिफ्लेक्शन होगा, तो उसी को कहा जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जिसकी कुछ एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं उसमें एक मेन एप्लीकेशन की, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। होगा क्या काम इसमें, जब कभी भी स्काई जो है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, जो स्टार है वो एक्चुअली उसकी पोजीशन कुछ और है, लेकिन हमें उसकी एक डिफरेंट पोजीशन देखने को मिलती है, जिसको एपेरेंट पोजीशन कहा जाएगा। अब इसमें ये किस वजह से हो रहा है, एक्चुअली होता क्या काम है कि जब स्टार से जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे जब वो आएगा, तो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर से स्टार की वो लाइट पास होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। ऑब्जर्वर जब उसको देखेगा ऊपर, तो क्योंकि हमेशा उसकी कैपेबिलिटी होगी स्ट्रेट इन पाथ देखने की, तो ये जब लाइट फाइनली उसको बैंड होके मिलेगी, तो वो उस फाइनल बैंडिंग लाइट को इन अ स्ट्रेट पोजीशन देखेगा, तो उसकी एक स्टार की एपेरेंट पोजीशन उसको दिखाई देगी, जो कि हर बार चेंज होती रहेगी। दिस इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, की स्टार्स उसको कभी भी एक फिक्स पोजीशन पे दिखाई नहीं देता, हर बार जो स्टार की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, एंड दैट्स वाई दिस इज द ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जिसके कारण ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पॉसिबल हो पा रहा है।
एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट की बात करें तो होगा क्या काम कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे होरिजिन कहा जाएगा, और ये माना जाता है कि सन जब भी इस होरिजिन से ऊपर आ जाता है तो हमें दिखाई दे जाता है। तो जब सन एक्चुअल में निकल रहा होगा तो निकलते टाइम पे जब वो ओरिजिन के नीचे होगा, होरिजिन के नीचे, तो उसकी लाइट आएगी और एटमॉस्फेयर की रिफ्लेक्शन होकर एटमॉस्फेयर की लेयर से उस ऑब्जर्वर को जब मिलेगी वो बेंडिंग लाइट, तो वो उसको स्ट्रेट इन पाथ देखेगा, तो सन जो है उसको होरिजिन के ऊपर दिखाई देगा, तो सन की एक वर्चुअल इमेज ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। और ये जो उसको 2 मिनट पहले सन दिखाई दे जाता है, तो इसे कहा जाता है एडवांस सनराइज। और यही होता है सनसेट के टाइम पे कि जब सन छिप रहा होता है तो एक्चुअली वो होरिजिन के नीचे जा चुका होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण वो उसको फिर भी 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है डिलेड सनसेट। वो भी 2 मिनट का डिफरेंस रहता है, तो टोटल हम 4 मिनट जो है वो सन को एक्स्ट्रा देख पाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं इसमें, दैट इज जो एक दो क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आते हैं, वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते? इसका मेन रीजन ये है कि प्लैनेट जो है वो स्टार्स के कंपैरिजन अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, तो दैट्स वाई, और उनका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा भी है। तो जब उनसे जो लाइट आएगी ऑब्जर्वर तक, तो अगर फाइनली वो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होकर आ भी रही है एटमॉस्फेयर की लेयर के थ्रू, तो जब ऑब्जर्वर उन्हें देखेगा तो वो प्लैनेट का जो एक पर्टिकुलर बड़ा साइज बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट साइज की जो इमेज बनेगी वो इस एरिया के अंदर ही बनेगी। तो दैट्स वाई प्लैनेट्स हमें कभी भी ट्विंकलिंग करते दिखाई नहीं देंगे, एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि हमें मून भी कभी ट्विंकलिंग करता दिखाई नहीं देगा। मून की भी हमें हमेशा एक फिक्स पोजीशन दिखाई देगी। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू जब कभी भी लाइट पूरे मीडियम में स्कैटर हो जाती है, तो दैट इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। ये आपको किसी डस्टी रूम में जो पाथ ऑफ लाइट है वो देखने को मिलता है, तो दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। बात कर लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? एक्चुअली लाइट जब कभी भी ट्रैवल करेगी तो वो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनके थ्रू स्कैटर होकर पूरे उस एरिया में फैल जाएगी। लाइट की स्प्रेडिंग को ही कहा जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण आप देखते हो, जिसकी कुछ एप्लीकेशन है कि हमें जो समुद्र का पानी है या हमें पूरा आसमान है वो नीले रंग का दिखाई देता है। उसका रीज़न यही है कि जो ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है, जो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है, वो सबसे कम होती है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो दैट्स वाई वो उस मीडियम में पूरे आसमान में नीले रंग का कंपोनेंट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू हमने पढ़े, यही वाले कंपोनेंट होते हैं, तो ये पूरे आसमान में पूरे स्काई में फैल जाएंगे, एंड दैट इज़ अ बेसिक रीज़न कि स्काई जो होता है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि वाई द डेंजर साइंस आर मेड अप ऑफ द रेड सिग्नल। जो डेंजर साइन है वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रेड कलर हमने देखा सबसे कम बैंड होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जब कभी भी हम डेंजर सिग्नल बना रहे हैं या गाड़ी की हेडलाइट में हम जो रेड कलर की लाइट लगाते हैं, उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि स्मोक होगा या धुआं भी होगा तो उसके थ्रू भी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आगे तक जाएगी, क्योंकि वो स्कैटरिंग नहीं करेगी, वो बेंडिंग नहीं करती। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि डेंजर सिग्नल अगर इंडिकेशन हमें कहीं भी देना है तो वो फाइनली अल्टीमेटली वो टारगेट तक पहुंच ही जाए। तो उसका सबसे बेसिक रीज़न या सबसे बड़ा जो प्रेफरेंस रहेगा वो रेड कलर ही रहेगा, क्योंकि रेड के अलावा अगर आप कोई भी कलर यूज़ करोगे तो वो तो स्कैटरिंग होकर पूरी जगह पे फैल जाएगा और आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, लेकिन रेड कलर स्कैटरिंग नहीं करता और वो सबसे आगे तक जा पाता है। तो यही मेन रीज़न रहता है कि हम जो डेंजरस सिग्नल बनाते हैं वो हमेशा रेड कलर के ही बनाए जाते हैं। इसके बाद है वाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसे कलर का दिखाई देता है? तो इसका सिंपल आंसर है ब्लैक कलर का, क्योंकि देयर इज नो पार्टिकल्स। जब कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो स्कैटरिंग नहीं होगी, और स्कैटरिंग नहीं होगी तो वहाँ पे हमेशा ब्लैक कलर ही दिखाई देगा। वाई क्लाउड्स अपीयर्स वाइट, इसका भी सेम रीजन है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय द वाटर वेपर्स, वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म द वाटर ड्रॉप्स ड्यू टू लार्जर साइज, ऑल कलर्स ऑफ लाइट स्कैटर्ड एंड क्लाउड्स अपीयर्स वाइट। इसके बाद ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, इसका मेन रीजन ये है कि जब सन छिप रहा होगा या सन निकल रहा होगा तो उस टाइम पे सन का पार्शियल अमाउंट ही ऑब्जर्वर तक पहुंच पाता है, क्योंकि उस टाइम पे वो पूरा इंटेंसिटी के साथ नहीं है। तो जब थोड़ा ही अमाउंट अर्थ तक पहुंचेगा या ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा तो 7 कलर में से केवल वही कलर ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा जो स्कैटरिंग सबसे कम करेगा। तो हमें पता है कि रेड कलर सबसे कम स्कैटरिंग करता है, तो अर्थ तक वही पहुंचेगा, और जो कलर ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है तो सन उसको उसी कलर का दिखाई देगा। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हमें पता है हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा।
नेक्स्ट था जो चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कोज ड्यू टू, चेंज जो होता है फोकल लेंथ में वो किसकी वजह से होता है, सिलियरी मसल्स की वजह से। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, जो लीस्ट डिस्टेंस है वो यंग एडल्ट की कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। एंड नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, थैंक्स एवरीवन।